नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारत के रिपब्लिक डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल की तरफ से। विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के दिन रिपब्लिक डे परेड में हमारे देश के चीफ गेस्ट हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो। तो 2025 की इस परेड में हमने सुबियांतो को गेस्ट बुलाया है और 1950 में जो हमारी फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड थी उसमें भी हमने इंडोनेशिया के ही तत्कालीन प्रेसिडेंट सुकार्नो को चीफ गेस्ट बुलाया था। तो इन 75 सालों में हम घूम के फिर से वापस यहां पर इंडोनेशिया पर क्यों आए हैं, इंडोनेशिया की भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और भारत इंडोनेशिया के संबंध कैसे रहे हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कल यानी कि 24 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के बीच में एक मुलाकात हुई, कई सारे समझौते भी हुए हैं और ये मीटिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया गोइंग फॉरवर्ड भारत के लिए एक बहुत ही प्रमुख पड़ोसी देश के रूप में सामने आ रहा है और हमारी जो टाइज हैं वो लगातार गहरी होती जा रही है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही कि भारत का सबसे पहला रिपब्लिक डे का मेहमान भी इंडोनेशिया था और आज वापस 75 ईयर्स बाद भी इंडोनेशिया एक मेहमान है। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बाय इंडिया एवरी 2 ईयर्स? हर 2 साल में भारत एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज करता है, उसका नाम आपको मुझे बताना है। वीडियो के अंत में मैं आपको आंसर दे दूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें 4 मिलियन तक जल्द से जल्द पहुंचा दें। और आज रिपब्लिक डे के दिन ही अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है, डू ज्वाइन दैट। 11 बजे से स्टार्ट होगा और इसमें आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी, आप कितने पानी में है, क्या तैयारी है आपकी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा देश है। हम इसे मेंटली इमेजिन नहीं करते हैं कि ये इतना बड़ा देश होगा, बट इसे आप मैप पे अगर देखें तो भारत के मैप पर मैं जक्स्टापोज करके इसे यहां पर रखता हूं तो ऑलमोस्ट इराक से इसकी शुरुआत होती है और यहां म्यांमार में जाकर ये देश खत्म होता है। सो इट इज अ ह्यूज कंट्री। इसमें 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं और इसमें रहने वाले 28 करोड़ लोग, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना देते हैं। जी हां, इट इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री। अगर आप पॉपुलेशन देखें तो ना केवल ये चौथा सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से, बल्कि अगर आप मुस्लिम आबादी के हिसाब से देखें तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। और वैसे अगर आप एरिया देखें तो ये 14 नंबर पे आता है। 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर प्लस। तो भारत से साइज में छोटा है, लेकिन हम सोचते हैं इंडोनेशिया काफी छोटा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इट्स अ ज्योग्राफिक सुपर पावर, अगर मैं इसे कहना चाहूं तो ज्योग्राफिक सुपर पावर है इसकी पोजीशन और इसके आइलैंड्स। तो देखिए यहां पर 17,000 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, सभी में लोग नहीं रहते हैं, कई सारे सिर्फ जंगल हैं, वहां पर कोई नहीं रहता। लेकिन जो बड़े बड़े द्वीप हैं, इनफैक्ट यहां पर दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से कुछ शामिल हैं इस कंट्री में, उनमें बहुत भारी मात्रा में लोग रहते हैं। द डेंसिटी इज क्वाइट हाई। तो सबसे बड़ा आइलैंड है इनका सुमात्रा। उसके बाद दूसरा आइलैंड है जावा, जो पॉपुलेशन वाइज इनका एक तरह से सेंटर है। इनका कैपिटल, जो पूर्ववर्ती कैपिटल था जकार्ता, अभी एक नया कैपिटल बन रहा है, वो शिफ्ट होने वाला है। तो जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। तीसरा द्वीप होता है सुलवेसी। चौथा है बोर्नियो या कालीमंतन। अब इनकी नई राजधानी भी इसी द्वीप पर आने वाली है। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके नए कैपिटल का नाम क्या है? पांचवा आइलैंड है न्यू गिनी, या फिर इसको कई बार पपुआ भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा आइलैंड पपुआ कहलाया जाता है और ये 2 हिस्सों में विभाजित है। ये वाला हिस्सा पपुआ न्यू गिनी नाम का एक कंट्री है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इस पपुआ न्यू गिनी से एक नया देश आजाद होना चाह रहा है। अगर आपको उसका भी नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए। तो ये पपुआ द्वीप हो गया या न्यू गिनी भी इसे कहते हैं, ये इसका पुराना नाम है। बोर्नियो हो गया, उसके बाद बोर्नियो का नाम याद रखना, कालीमंतन इज द ओल्ड नेम, सुलवेसी, देन जावा एंड सुमात्रा। ये इसके बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। एक और आइलैंड है जिसका नाम आपने सुना होगा, बाली। तो ये बहुत फेमस है हमारे कॉन्शियसनेस में क्योंकि भारत से बहुत लोग बाली जाते हैं, इंस्टाग्राम पर बाली बड़ा छाया रहता है। बट ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो बाली बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, इंडोनेशिया में उससे कई गुना बड़े द्वीप शामिल हैं। बट यस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मोर आइलैंड्स। तो सभी के बारे में हमें याद रखना जरूरी नहीं है। आप केवल इन 5 बड़े द्वीपों के नाम भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए, मैं सारे स्ट्रेट्स के बारे में नहीं बता रहा हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी दिन उस पर अलग से चर्चा करी जाएगी। तो इन बड़े बड़े द्वीप के बीच में जो वाटर बॉडीज हैं उनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसे फिर कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस देश को आजादी मिली थी डच से। डच यानी कि हॉलैंड वाला कंट्री। तो डच लोगों से इसे आजादी मिलती है 1945 में। अब इसको लेकर भी देखो 2 डेट्स आपको मिलेंगी, 17 अगस्त 1945 एंड 27 दिसंबर 1949। ये 2 तारीखें क्यों हैं?
क्योंकि इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था आज़ाद। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। उसके तुरंत बाद इंडोनेशिया के नेताओं ने, स्पेशली सुकार्नो हु वाज द मेन लीडर ऑफ इंडोनेशिया एट दैट टाइम, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। डच ने कहा कि ऐसे कैसे भैया हम इंडिपेंडेंट होने दें आपको, लड़ाई लड़ेंगे। 5 साल एक लड़ाई चलती है। फाइनली 1949 में डच ईस्ट इंडीज आजाद होकर इंडोनेशिया बनता है। अब इंडोनेशिया की आजादी की जो लड़ाई थी 5 साल, उसमें भारत ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली पीएम नेहरू उन्हें पुरजोर तरीके से सपोर्ट करते थे, सुकर्णो को, और इन्होंने जितनी अपने तरफ से हो सकती थी, एक नया नवेला देश जितनी मदद कर सकता था वो हमने मदद उनकी करी। कुछ साजो सामान से भी हेल्प करी, पॉलिटिकली भी वर्ल्ड के कई फोरम्स पे हमने इनकी बात आगे रखी। फाइनली 1949 के दिसंबर महीने में जब ये आज़ाद होते हैं, तो उसके तुरंत बाद अगर आप देखें, सुकर्णो अगर कहीं पर आए थे तो वो था इंडिया, और इंडिया में उन्हें इनवाइट किया गया फॉर द 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड। तो भारत जो उस दिन गणराज्य बनने वाला था, हमारी पहली रिपब्लिक डे परेड होने वाली थी, सेलिब्रेशन था, तो उस परेड के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर हमने राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाया इंडोनेशिया से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1950 में इंडिया और इंडोनेशिया ये 2 एशियन बड़े देश थे जो अभी अभी आजाद हुए हैं, और एकदम स्वच्छंद उन्मुक्त भाइयों की तरह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के बाद ये दुनिया में अपना तहलका मचाना चाहते थे। और इन्हीं दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रीजन एक ये था कि इंडोनेशिया के अंदर कई तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं। सुकार्नो जो है वो डेमोक्रेसी को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं, आगे चल के बहुत लंबे समय तक वहां वो राष्ट्रपति रहे। पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण इंडोनेशिया थोड़ा भारत से छिन्न भिन्न सा हो जाता है, लेकिन कई मामलों में इंडिया और इंडोनेशिया काफी बड़ा गठजोड़ रखते हैं। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा इन द कमिंग फ्यू मिनट्स। तो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस आपने देखा आजादी के तुरंत बाद से शुरू हो गए थे। इनफैक्ट इंडोनेशिया को रिकॉग्निशन देने वाले सबसे पहले देशों में से भारत था। और हमारे इन रिलेशंस का एक और कारण है क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कनेक्शंस भी हमारे बने हुए हैं। तो ये दोनों ही देश इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर्स बन सकते थे, बने भी हैं आज, और आज भी इनका रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर काफी हद तक कोलैबोरेशन देखा जाता है। तो जहां तक बात है एंशिएंट रिलेशन की, तो देखिए इंडोनेशिया में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म स्प्रेड हो गया था आज से 2000 साल पहले। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, आज से 2000 ईयर्स पहले वहां पर हिंदुइज्म पहुंच गया था, बुद्धिज्म भी पहुंच गया था। बाद में 14-15 सेंचुरी में वहां इस्लाम भी पहुंचता है। तो इसीलिए इंडिया और इंडोनेशिया के ट्रेड रिलेशंस के कारण ये धर्म फैल जाते हैं वहां पे। तो क्योंकि ट्रेड था इसीलिए धर्म भी फैल गए, और इसके कारण लोगों का आना जाना काफी था, कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत थे। हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस वहां के कई मंदिरों पे देखा जा सकता है, वहां की माइथोलॉजी पे देखा जा सकता है, करेंसी नोट्स पे देखा जा सकता है, और रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स पर वहां पर कई सारी चीजों के नाम है। फॉर एग्जाम्पल गरुड़ा उनकी एयरलाइंस का नाम है, वो हमारे ही माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स के बेसिस पर रखा गया है। तो इंडिया का आर्किटेक्चर इंडोनेशिया को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बोरोबुदूर जैसे मंदिर, प्रम्बडन जैसे मंदिर, ये दिखाते हैं कि इंडिया इंडोनेशिया हजारों सालों से जुड़े हुए हैं। हालांकि एक्सचेंजेस थोड़े कम हो गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, लेकिन ट्रेड चलता रहा था। पर कॉलोनियल एरा में क्या होता है कि देखिए वहां पर डच का शासन आ गया, हम पर इंग्लैंड का शासन आ गया, तो इसीलिए उन लोगों के बीच में जो लड़ाइयां थी उसमें हम आपस में आ जाते हैं। वी डिड नॉट हैव इंडिपेंडेंट रिलेशंस। दोनों ने आज़ादी की अपनी लड़ाई लड़ी। अब ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया वाले 45 में ही बोलते हैं कि आज़ादी चाहिए, उसके पहले भी वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वो मोस्टली नॉन वायलेंट था। 45 के बाद एक छोटी सी लड़ाई जैसी होती है, उसके बाद उन्हें आज़ादी मिल जाती है। और 1950 के बाद में जो एंटी कॉलोनियल प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसमें दोनों का बहुत प्रोमिनेंट साथ रहता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद में वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो नॉन अलाइंड ग्रुप की हुई, या जहां से नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत होती है, दैट इज द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग इंडोनेशिया का ही एक शहर है। वहां पर 1955 में अफ्रीका और एशिया के देशों की एक वार्ता बुलाई गई। उस समय एजेंडा ये था कि जो अभी अभी आज़ाद हुए कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उन्हें सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो जहां रशिया और यूएसए अपने अपने कोल्ड वॉर में धड़े बना चुके थे, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज चाहते थे कि हमारा अपना एक नॉन अलाइंड गुट बने, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स ही सुकर्णो और नेहरू थे। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इंडोनेशिया में। यहीं से माना जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत हुई। हालांकि उसका जो ऑफिशियल फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो 1961 में माना जाता है। दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बट द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग। तो यहां से ही हम देखते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस नाम मूवमेंट में, नॉन अलाइंड मूवमेंट में काफी गहरे रहते हैं। ये उस मीटिंग की एक फोटोग्राफ है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल मीटिंग है। आज के समय बहुत हाई फाई अच्छे भवनों में मीटिंग होती है, तब बड़े सिंपल तरीके से ये मीटिंग्स हुई थी। तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं। 1949 से ही हम डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश कर चुके हैं। 2005 में हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। 2018 में उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर दिया, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जकार्ता गए थे, उनके कैपिटल को। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया आसियान, G20, यूनाइटेड नेशंस, इन प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन रखते हैं।
हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर, खास करके पैलेस्टाइन या फिर कुछ इस्लामिक देशों से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन पर लेकर भारत और इंडोनेशिया के वोटिंग पैटर्न्स अलग देखे जाते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक हालात हैं या इकोनॉमिक जो मुद्दे होते हैं उन पर इंडिया और इंडोनेशिया की सोच एक जैसी है। मोस्टली हम उस पर कोलैबोरेट करते हैं। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इनमें भी हमारा बड़ी मात्रा में कोलैबोरेशन रहता है। मैरीटाइम कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा नेवल पावर है। वैसे मतलब चाइना के कंपैरिजन में तो कहीं भी नहीं है, बट दे हैव सो मेनी आइलैंड्स एंड सो मच मैरीटाइम रिसोर्सेज कि उन्हें नेवल पावर बनना आवश्यक है। और ये भारत के लिए भी एक अच्छी बात है अगर भारत और इंडोनेशिया के संबंध अच्छे रहे। अब भारत भी समझदार है, हमने सबांग पोर्ट को डेवलप करने का उनसे डील किया है। उस पोर्ट पर यानी कि सबांग पोर्ट पर भारत के जहाज जाते रहते हैं। 2 महीने पहले ही वहां पे इंडिया के 2 वॉरशिप्स थे और कई हमारी पेट्रोलिंग एक्सरसाइजेज जो सालाना होती है वो भी यहीं पर होती है। अब ये सबांग की लोकेशन देखिए आप, सुमात्रा आइलैंड के बिल्कुल उत्तरी छोर पर सबांग नाम का एक छोटा सा शहर है। यहां पर इंडोनेशिया नेवी का बेस है। उसको साइड में भारत भी यहां पर कुछ डेवलपमेंट्स करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का पास में है और ये चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हो जाता है। ऑफकोर्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स के भी काफी नजदीक है। तो इस सबांग में भारत की प्रेजेंस इंडिया के लिए बहुत जरूरी है टू काउंटर चाइना। होपफुली जल्द ही इसको लेकर बहुत बड़ी डील भी शायद सामने आ जाएगी। बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की, तो हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पहले अगर आप देखेंगे तो 4 बिलियन था आज से 20 साल पहले तक। पिछले फिस्कल ईयर का जो डेटा है वो 38-40 बिलियन के आसपास है, विच इज स्टिल नॉट ग्रेट। लेकिन हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें से ज्यादातर जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया पाम ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, भारत पाम ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो इस 38-40 बिलियन में से भी ज्यादातर जो वैल्यू है वो पाम ऑयल की है दैट इंडिया इज इंपोर्टिंग। तो हमारे लिए एक ट्रेड डेफिसिट बन जाता है। बट स्टिल 38 बिलियन इज डिसेंट, इट इज नॉट ग्रेट बट इट इज गुड इनफ। हम मेजर एक्सपोर्ट क्या करते हैं? रिफाइंड पेट्रोलियम इंडोनेशिया को देते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी रिफाइनरीज हैं, राइस, मशीनरी, ये सब भारत से इंडोनेशिया जाता है। पाम ऑयल, कोल और मिनरल्स हमारे मेन इंपोर्ट्स हैं। अच्छा, कुछ और एग्रीमेंट्स, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2003, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010, ये भी हमने साइन कर रखे हैं। और एक मेजर विन भारत के लिए था जब 2023 में ब्रिक्स की सदस्यता इंडोनेशिया को दे दी गई थी। जहां तक बात है डिफेंस कोऑपरेशन की, यहां पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ये 2 इंपॉर्टेंट नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति एज द नेम सजेस्ट एक नेवल एक्सरसाइज है। गरुड़ा शक्ति ये स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है। तो भारत के अंदर जो पैरा रेजिमेंट्स होती हैं वो हमारी स्पेशल फोर्सेज है, उनकी स्पेशल फोर्सेज आती हैं और एक नंबर वाइज ये छोटी होती है एक्सरसाइज, इसमें 25-30 लोग ही जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते। समुद्र शक्ति इज मच बिगर। तो ये 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमारी इंडोनेशिया के साथ हैं और उसके अलावा भी हमारे ऑफिसर्स वहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस प्रोडक्शन कॉपरेशन है हमारा इंडोनेशिया के साथ एंड हमारे और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स लगातार मिलते रहते हैं। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कराता है जिसका नाम है कमोडो। इसका नाम याद रखिएगा, ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। दिस इज नेम्ड आफ्टर दैट कमोडो ड्रैगन, कमोडो आइलैंड। तो कमोडो एक एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडोनेशिया करवाता है। इसमें वो चाइना, सिंगापुर, यूएसए सभी की नेवी को इन्वाइट करते हैं। भारत भी इसमें हमेशा इन्वाइटेड रहता है, तो इसमें हम शामिल होते हैं। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था भारत की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का, अभी भी आपने आंसर नहीं दिया है तो आंसर आप नीचे दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कल्चरल टाइज की। तो जैसा मैंने आपको बताया, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म के कारण वहां पर बहुत बड़ा हिंदू इन्फ्लुएंस है। ऑल्दो द हिंदू पॉपुलेशन इज लेस अपार्ट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ बाली, कहीं पर भी हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन नहीं है इंडोनेशिया में, लेकिन जो कल्चर है वो आज भी वहां पर बहुत बड़े स्तर पर मौजूद है। दिवाली जैसे त्योहार, महाभारत की स्टोरी के अलग अलग वर्जन्स वहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, मंचन किया जाता है उनका स्टेजेस पे, दिवाली ये सब मनाया जाता है। तो इंडिया के फेस्टिवल्स का वहां पर कल्चरल टाइज का बहुत बड़ा रोल यहाँ प्ले करता है। तो influence of Indian culture in Indonesia is huge on their dance, music, theater due to the influence of Hinduism and Buddhism. Also, पिछले कुछ सालों में बाली भारत के लिए न केवल विदेशी टूरिस्ट के लिए बल्कि भारत के टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा लोकेशन के रूप में सामने आया है। बहुत सारे लोग बाली जाना चाहते हैं, जाते भी हैं। आई एम श्योर आपने इसके फोटोग्राफ्स कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम वगैरह पर देखे होंगे। और दूसरी ओर इंडोनेशिया के ट्रैवलर्स अभी भारत कम आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है फॉर हेरिटेज साइट्स स्पेशली ऑफ बुद्धिज्म। तो जैसे जो बुद्धिज्म का सर्किट है पूरा, वहां पर काफी लोग आना प्रेफर करते हैं टू एक्सप्लोर द बुद्धिस्ट साइट। बट स्टिल इंडोनेशिया टू इंडिया ट्रैवलर लिस्ट इज स्मॉल। इंडिया से इंडोनेशिया लोग ज्यादा जाते हैं। फाइनली हम आते हैं कि चैलेंजेस क्या है रिलेशंस में। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो है चाइना। जियोपॉलिटिकली चाइना इंडोनेशिया का बहुत बड़ा पार्टनर है, हमसे कई गुना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इनफैक्ट
सुबियांतो राष्ट्रपति बनने से पहले भी चाइना जाकर आए थे और राष्ट्रपति बनने के बाद भी सबसे पहले वो चाइना का दौरा करके आए हैं, और सेकंड अब वो भारत आ रहे हैं अगर बड़े देशों की बात करी जाए तो। चाइना का इन्फ्लुएंस यहां पर बहुत बढ़ चुका है, उसको काउंटर करना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। तो इंडोनेशिया भी एक वो गेम खेलेगा जहां पर वो दोनों तरफ को बैलेंस करके रखने की कोशिश करेगा। सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट $24 बिलियन का इंबैलेंस रहता है। तो हम 40 में से 24-25 तो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा 15 बिलियन के आसपास रहता है। उसका मेजर रीजन है पाम ऑयल का इंपोर्ट। तो भारत अब कोशिश कर रहा है कि पाम ऑयल में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, उसके लिए पॉलिसीज लॉन्च कर दी गई है, बट इट विल टेक सम टाइम। फाइनली एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो देखिए इंडोनेशिया में भी डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, भारत में भी है। तो दोनों देश इसमें काफी कुछ कर सकते हैं एक साथ। क्लाइमेट चेंज दोनों देशों को काफी इंपैक्ट करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो भारत के एम्बिशंस हैं वो धीरे धीरे इंडोनेशिया भी अडॉप्ट करेगा और इंडोनेशिया को उसका फायदा होगा। अब अगर बात करें 24 जनवरी की, तो भारत सरकार की तरफ से जो मीटिंग हुई है उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति दी गई। उस विज्ञप्ति के अनुसार हम दोनों देशों ने कोऑपरेशन किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में। और ये दोनों ही देश एक और जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स के द्वारा करी जाएगी। तो नेवी, स्पेशल फोर्सेस और नेवल पेट्रोलिंग की भी होती थी, अब ये चौथी एक्सरसाइज होगी ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स। सो वन मोर जॉइंट एक्सरसाइज विल बी देयर इन द फ्यूचर। अब याद रखिए, फाइनली समराइज करने के लिए, इंडिया इंडोनेशिया एक बॉर्डर शेयर करते हैं। जी हां, हम लैंड नहीं लेकिन एक मैरीटाइम बॉर्डर जरूर शेयर करते हैं। भारत की तरह ही इंडोनेशिया भी बहुत डाइवर्स है, मल्टी एथनिक है, कई धर्म वहां पर हैं, कई एथनिसिटीज हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, और वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कुछ साल वहां पे, कुछ दशकों के लिए डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन अब वहां पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी मौजूद है। पिछले 4-5 इलेक्शंस वहां पर बहुत ही ईजिली, अच्छे से, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं। इट इज कंसिडर्ड अ गुड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो भारत के लिए बहुत अच्छा नेचुरल पार्टनर है। इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर लुक ईस्ट पॉलिसी ये सबसे बड़ा पार्टनर है, आसियान का सबसे बड़ा देश है। तो ऑफकोर्स हमारी यहाँ पर संबंध अच्छे होने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसे जैसे भारत ग्लोबली अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशंस को बढ़ा रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने पड़ोसियों को साधना होगा, अपने पड़ोस के बड़े देशों को अपने साथ लेकर चलना होगा। और इसमें इंडोनेशिया का रोल बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल है। इसीलिए हमने इनको बुलाया है अपने इस रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट के तौर पर, ताकि इन संबंधों को और मजबूत किया जा सके। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर है मिलन। तो भारत की मिलन एक्सरसाइज होती है मतलब 2 साल में एक बार होती है, बाई एनियल। 2024 में हुई थी, अब 2026 में ये एक्सरसाइज होगी। लास्ट एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो साल दर साल ये बड़ी होती जा रही है। इनफैक्ट इट इज ऑलमोस्ट एज बिग एज रिमपैक नाउ। तो रिमपैक कौन करवाता है? यूएसए, ठीक है। रिमपैक करवाता है पैसिफिक ओशन वाले क्षेत्र में, यूएस करवाता है, उसको आप ध्यान रखिए। मालाबार भी हमारी एक्सरसाइज है, बट वो किसके बीच में होती है? इंडिया, यूएसए, जापान के बीच में। अब जाने से पहले ये बात याद रखिए कि अगर आपको यूपीएससी 2025 को क्रैक करना है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली फॉर 12,000 रुपीज। ये प्राइस आपको तब देखने को मिलेगा जब आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के टॉपिक भी हम कवर करके पढ़ाने वाले हैं। 28 जनवरी को, परसों ये बैच शुरू हो रहा है, तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। लिंक नीचे पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोड लगाओगे तो ये सारे प्राइसेस जो हैं फॉलो जाएंगे, वरना आपको हाई प्राइसेस दिखने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे 2026 और 27 के बैचेस भी ऑनगोइंग जो हैं, उनकी सारी जानकारियां आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसमें भी अभी हमारा 60% डिस्काउंट चल रहा है विद अश्योर्ड सक्सेस प्रोग्राम। अश्योर्ड सक्सेस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये वाले प्राइस पे आपको देश में बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी यूपीएससी की। सारे बैचेस की डिटेल आपको वेबसाइट पर या फिर इस फोन नंबर पर कॉल करके मिल जाएगी। डू चेक देम आउट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।